हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टू अचीव। मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब लेकर आया हूं आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, लास्ट टू वीडियोस में पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हमने डिस्कस किया था। आज और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी थ्योरी है जो हमारी क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय वाइगोत्स्की। ये थ्योरी वाइगोत्स्की ने दी थी। हल्का सा वाइगोत्स्की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वाइगोत्स्की भी हमारे क्या एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। बेलारूस में इनका बर्थ हुआ था 17 नवंबर 1896 में और मॉस्को में 11 जून 1934 को इनकी डेथ हो गई थी। यानी कि अगर हम एस्टिमेट बनाएं 38 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन 38 ईयर्स में ही ये इतना ज़्यादा मज़ेदार और इतना ज़्यादा अच्छा काम कर गए कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है, या हम कह सकते हैं जो हमारी कॉग्निटिव थ्योरीज हैं, उनका सेकंड वेव स्टार्ट हुआ है वाइगोत्स्की से। आइए बात करते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे, है ना। कुछ नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं कि वाइगोत्स्की भी क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वही सब कुछ कहा होगा जो पियाजे ने कहा, यानी कि लड़का बच्चा जो है खुद से करके सीखता है, एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखता है, इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वाइगोत्स्की में और पियाजे में, उसे हालांकि हम आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मैं हल्का सा आपको बता दूं। इन्होंने क्या कहा वाइगोत्स्की ने, कि लर्निंग पहले होती है उसके बाद डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? लर्निंग पहले होती है उसके बाद डेवलपमेंट होता है। जबकि पियाजे ने क्या कहा था? पियाजे ने कहा था कि डेवलपमेंट पहले होता है और लर्निंग बाद में होती है। लर्निंग बाद में होती है, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, पियाजे ने ये माना था कि पियाजे ने एक एज ग्रुप माना था, लेकिन वाइगोत्स्की ने कोई एज ग्रुप नहीं माना। वाइगोत्स्की ने सिंपली नॉलेज को कंसीडर किया। थर्ड थिंग, वहां पर जो है लैंग्वेज, हमने डीमेरिट्स में भी पढ़ा पियाजे की कि लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस उनका नहीं था, जबकि इनका लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा फोकस था। तीसरा, उनका जो था एनवायरनमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, इनका सोशल एनवायरनमेंट पर भी फोकस है। तो आइए जानते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, यानी कि एक साथ इकट्ठे होकर प्रोजेक्ट जो बच्चों को दिया जाता है। जाहिर सी बात है एक्टिविटी बेस्ड मेथड है हमारा, लेकिन क्या है, कोलैबोरेशन में किया जा रहा है। कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स तकरीबन एक ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर भी एक साथ चीज़ों को किया जाता है, प्रोजेक्ट में भी, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में भी, यहाँ पर भी, ठीक है। असिस्टिव लर्निंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो लर्निंग है उसे हल्का सा गाइड दिया जाएगा, गाइड किया जाएगा। बहुत ज़्यादा जैसे अभी हम सिखाते हैं ना कि सब कुछ खुद ही बता दे रहे हैं, इस तरीके से नहीं किया जाएगा। पेयर ट्यूटरिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। पेयर ट्यूटरिंग का ये हुआ सिंपल सा कि एक ही ग्रुप के बच्चे हैं, फिर एक ही फ्रेंड सर्किल है ना। उस फ्रेंड सर्किल में क्या होता है, सपोज करिए जब हम 12th में थे तो हमारा कुछ का मैथमेटिक्स अच्छा था, कुछ का क्या है फिजिक्स अच्छा था, किसी का केमिस्ट्री अच्छा था। तो आपस में क्या करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि तू मुझे तेरा केमिस्ट्री अच्छा है तो तू मुझे ये टॉपिक समझा दे, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैं तुझे ये टॉपिक समझा दूंगा। इस तरीके से पेयर ट्यूटरिंग भी होती है। अगला रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि सिंपल सा क्या है, जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, जो हमारा क्या है टीचर है, या जो कह सकते हैं हम एक तरीके से गिवर है, जो नॉलेज दे रहा है, या जिससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नॉलेज देगा, वो ऐसा नहीं होता है कि सारी नॉलेज है वो तक। ऐसा होता है ना कि टीचर कुछ कुछ जो है अपने बच्चों से भी सीखता है। फॉर एग्जांपल, मुझे चार्जर, जो मोबाइल चार्जर होता है ना, इसके अंदर की स्ट्रक्चर वगैरह का मालूम नहीं था, लेकिन मेरी क्लास में, मेरे यहाँ स्कूल में एक 7th क्लास का बच्चा प्रोजेक्ट में चार्जर बना के लाया और वो बाकायदा मोबाइल का क्या कर रहा था,
चार्ज कर रहा था तो मैंने उस बच्चे से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर सीखी चार्जर की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। ये कुछ टर्म्स थी जो क्या होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं यूज़ हुई, लेकिन इन्हें आपको समझना चाहिए। थ्योरी में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, लेकिन ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, एक कंसेप्ट ये भी आपको समझना जरूरी है कि वाइगोत्स्की ने कुछ एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन भी दिए। अगला जो इनका कंसेप्ट है वो है रिलेटेड एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन। इसमें इन्होंने एक प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से बच्चा क्या होता है, चीज़ों को सीखता है। बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखता है। सबसे पहले क्या होता है, वो अटेंशन देता है। सबसे पहले क्या होता है, वो किसी चीज़ पर अटेंशन देता है। और अटेंशन देने की वजह, अटेंशन देता क्यों है, किसी अननोन ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अटेंटिव होकर देखता है, उसे अटेंशन देखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेंसेशन। वो जो अननोन ऑब्जेक्ट थी उससे क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन लेता है। क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन गेन करता है, लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वो एक परसेप्शन बनाता है। इन इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या है, एक परसेप्शन बना लेता है किसी चीज को लेकर। ठीक है, और वो जो परसेप्शन है वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद या वो परसेप्शन अगर थोड़े टाइम तक उसके माइंड में रहता है तो वो क्या होता है, मेमोरी में स्टोर हो जाता है। इस तरीके से कोई एक चीज आदमी सीखता है, बच्चा चीजों को इस तरीके से सीखता है। यानी कि पहले क्या होगा, किसी अननोन ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उस पर अटेंशन देगा। ठीक है, उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग उसके माइंड में आएंगी। भाई फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फ्रूट को देखते हैं या किसी भी अननोन किसी जानवर को देखते हैं, किसी एनिमल को देखते हैं, तो क्या होगा, अगर हमारे लिए अननोन है, फॉर एग्जांपल हमने जो एलिफेंट पहली दफा देखा है ना, तो हमारे लिए वो अननोन ऑब्जेक्ट थी। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि इसके एक सूंड होती है, एक पूंछ होती है, एक ट्रंक होता है, इस तरीके से होता है, कान बड़े बड़े होते हैं, दांत बाहर को निकले होते हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, हम गेन करेंगे। ये हो गया हमारा सेंसेशन, है ना। फिर हमारा क्या एक इमेज बन जाएगी माइंड में कि इस तरीके से जो भी होगा वो क्या होगा, एक एलिफेंट होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये थे हमारे एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन। क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ लर्निंग, वाइगोत्स्की ने जो कहा है, पियाजे तो इसे इग्नोर कर गए थे। उन्होंने तो सिंपली ये कहा था कि बच्चा जो है एज के साथ साथ सीखता रहता है ना, खुद से ही सीखता रहता है ना। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा, वाइगोत्स्की ने ये कहा कि ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी वजह से लर्न करता है बच्चा कोई चीज, है ना। तो लैंग्वेज को तो इन्होंने एज ए टूल माना है, लैंग्वेज को तो इन्होंने एज ए टूल यहां माना है। क्लियर, लैंग्वेज को तो इन्होंने सिंपली एक टूल माना है लर्निंग का। लेकिन क्या कहा है कि सोसाइटी और कल्चर, सोसाइटी और कल्चर जो है, इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है ना। इसमें पहले से नॉलेज होती है, सोसाइटी में और कल्चर में क्या होता है, पहले से नॉलेज होती है। बस बच्चा क्या करता है, उस नॉलेज को अपने अंदर करता है, उस नॉलेज को अपने अंदर करता है। और इसके लिए एक टर्म भी यूज होती है, इंटरनलाइजेशन। ठीक है बच्चों, समझ आया। उसमें क्या होता है, ये सोसाइटी और कल्चर, यहां से बहुत सारी नॉलेज होती है ऑलरेडी, है ना। तो और कल्चर में भी बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, है ना। तो इसे क्या करता है, बच्चा सीखता है, इसे बच्चा अपने अंदर लेता है, इसे कहते हैं इंटरनलाइजेशन। और इसमें क्या होता है, लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग टूल की तरह यूज होता है। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ लर्निंग, जिन चीजों की वजह से बच्चा सीखता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आई होप इतना समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं इनके जो मेन पॉइंट्स है जो इन्होंने कहे। पहला क्या है, फंडामेंटल रोल इज प्लेड बाय सोशल इंटरेक्शन इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें जो मेन रोल प्ले होता है वो हमारा किसके थ्रू होता है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। यानी कि जितना ज्यादा सोशल इंटरेक्शन होगा इतना ज्यादा वो
लर्न करेगा, इतना ज्यादा वो चीजों को सीखेगा, है ना। जितना ज्यादा चीजों को सीखेगा इतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा, इतना ज्यादा उसकी थिंकिंग इंप्रूव होगी, है, इतना ज्यादा वो उसका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो बढ़ेगा, है ना। इतना ही ज्यादा क्या होगा, वो थिंकिंग भी उसकी क्रिटिकल होती चली जाएगी ना। तो जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए जो मेन रोल प्ले होता है वो क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है। वो क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन से होता है। अगला जो मेन पॉइंट है, कम्युनिटी प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द कंसेप्ट फॉर्मेशन और मेकिंग मीनिंग। अब यहां पर क्या होता है, सिंपल सा देखिए, कम्युनिटी से हमें पता चलता है कौन सी चीज क्या है, अच्छी है बुरी है, यानी कि जो भी कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है या कोई भी मीनिंग, कोई भी मतलब किसी चीज का निकलता है, उसका जो कम्युनिटी हमारी होती है ना, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी ही बता दी है कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है, कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात कहूं कि हमारा क्या है, एक कम्युनिटी ऐसी है ना, जिसे हम कह सकते हैं वो मीट ईटिंग है, ठीक है, क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। कोई कम्युनिटी ऐसी है जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। अगली एक कम्युनिटी ऐसी है जो प्योर वेजिटेरियन है। समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जो प्योर वेजिटेरियन कम्युनिटी है उसके लिए क्या है, नॉन वेज खाना बुरा है, उसके लिए नॉन वेज खाना बुरा है। अब ये जो कम्युनिटी जो कंसेप्ट फॉर्मेशन होगा, जो कंसेप्ट बनेगा, ये इसमें कम्युनिटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी, ठीक है। एक तरफ क्या है हमारा, एक तरफ क्या समझा जा रहा है हमारा, एक कम्युनिटी में नॉनवेज बुरा नहीं समझा जा रहा, एक कम्युनिटी में नॉनवेज बुरा समझा जा रहा है ना। तो ये कंसेप्ट जो बनता है ये किससे बनता है, कम्युनिटी इसमें रोल प्ले करती है, ठीक है। अगला क्या है, सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट, है ना। जाहिर सी बात है वो जितना सोसाइटी से सीखेगा, जितनी उसकी सोशल लर्निंग होगी, इतना उसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ये ऊपर वाले में भी हम पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये इनके कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इनकी थ्योरी से रिगार्डिंग, है ना, और इसी से हमें समझ में आता है उन्होंने कहना क्या चाहा है। तो पहला कंसेप्ट क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। इसे इन्होंने टर्म दिया MKO, या हम कह सकते हैं, हम इसके शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं इसे MKO, है ना। इसकी डेफिनेशन ये पियाजे ने डेफिनेशन दी है, अगर हम देख, इसने सॉरी वाइगोस्की ने ही डेफिनेशन दी है, समवन हु हैज ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज फिर वही है, हम क्या कह रहे हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, इसमें एक चीज और समझिए, कोई गैजेट भी इंक्लूड हो सकता है, कोई गैजेट भी इंक्लूड हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर या रोबोट, है ना, इस तरीके की चीज जो हमें कोई चीज सिखा दे, उसे हम कह सकते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। तो यहाँ पे क्या कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, क्या जो बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता है, या हायर एबिलिटी लेवल रखता है लर्नर के मुकाबले में, विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क के रेस्पेक्ट में, या प्रोसेस के रेस्पेक्ट में, या कंसेप्ट के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहां पर भी वही चीज होती है, यहां एज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे पियाजे में एज का कंसेप्ट था, वाइगोस्की में एज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, कभी क्या होता है हम पीयर ग्रुप से कुछ सीखते हैं, है ना, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, पीयर ग्रुप का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि मैथमेटिक्स, एक फ्रेंड जो है मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है ग्रुप को, दूसरा फ्रेंड क्या है केमिस्ट्री पढ़ा रहा है ग्रुप को, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी दिया, अपना एग्जाम्पल मैंने बताया जो चार्जर के अंदर के स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है चार्जर को लेके वो जो बच्चा था उसका कंसेप्ट मेरे से ज्यादा था, है ना, उसे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा थी। तो क्या यहाँ पर एज का कोई फैक्टर नहीं है, नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, समझ आया। अगला क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसे जो डिफाइन किया है वाइगोस्की ने, इसे डिफाइन किया, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल इज डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर एडल्ट गाइडेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक लेवल है जहां तक बच्चा सीख सकता है, ठीक है, एक लेवल है जहां तक बच्चा इंडिपेंडेंट होकर सीख सकता है, ठीक है।
तो ये लेवल जहां तक इंडिपेंडेंट होके सीख सकता है, और अगला लेवल जहां तक विद हेल्प सीख सकता है, ये जो जोन है, ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये हमारा क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। अगला हमारा इसका फोल्डिंग। इसका मतलब होता है ए सपोर्ट, हेल्प और गाइड। ये क्या, टेम्पररी सपोर्ट। यहाँ पे जब हम कह रहे हैं ए सपोर्ट, तो इसका मतलब एक टेम्पररी सपोर्ट है। इसे हम एक ग्राफ से समझते हैं। एक ग्राफ है, सपोज करिए हमारा, सॉरी, सपोज करिए ये कोई ग्राफ है, ठीक। ये क्या हमारा कोई ग्राफ है, कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। यहां हम डिफिकल्टी लेवल दिखा रहे हैं। यहां पर क्या दिखा रहे हैं हम, डिफिकल्टी लेवल। ये हमारा इधर हम डिफिकल्टी लेवल दिखा रहे हैं। सपोज करिए एक डिफिकल्टी लेवल हमारा ये है, और एक डिफिकल्टी लेवल हमारा ये है। क्लियर। अब सपोज करिए यहां पर कोई वर्क है, 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 ठीक है, यहां कहीं भी कोई वर्क है, ठीक है। तो इसे क्या कर ले रहा है बच्चा, विदाउट एनी हेल्प कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, विदाउट एनी हेल्प। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन में बच्चा क्या कर रहा है, वर्क कर दे रहा है विदाउट हेल्प। क्या कर दे रहा है, विदाउट हेल्प। यहां पे क्या है, विदाउट हेल्प बच्चे ने वर्क कर दिया। अब हम यहां पे आते हैं इस वाले जोन में। सपोज करिए यहां पर कोई वर्क है, यहां पर कोई वर्क है, यहां पर कोई एक्टिविटी है। अब यहां पर क्या, सपोज करिए यहां तक तो बच्चे ने कर लिया, यहां तक तो बच्चा इजीली कर ले रहा है। इजीली नहीं कर ले रहा है, बल्कि 2-3 बार 4-5 बार अटेम्प्ट करने के बाद में कर ले रहा है। अब सपोज करिए यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पर कोई वर्क ऐसा है, इस पर कोई वर्क ऐसा है जिसमें वो कई बार अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर क्या है, उसे कोई जो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है, वो हल्की सी हिंट देता है ना, या एक टेम्पररी गाइड करता है ना, या फिर सपोज करिए उसे किसी भी तरीके से हिंट देता है या गाइड करता है या उसकी हेल्प करता है, और वो क्या कर ले जाता है, वो इस फंक्शन को कर ले जाता है इस डिफिकल्टी लेवल तक, है ना। सपोज करिए यहां से लेके यहां तक के जो डिफिकल्टी लेवल वाले हैं, वो सारे वर्क वो हेल्प से कर ले रहा है, ठीक है। समझ आया। अब क्या है, इससे ऊपर बच्चा नहीं कर पा रहा है। इससे ऊपर बच्चे को आप कितनी भी हेल्प कर लें, बच्चा यहां पर जो है इस वाले जोन में कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो चीज क्या समझ में आई, यहां पर हमारे 3 जोन हमने बनाए। पहला जोन क्या है, यहां पर पहले जोन में क्या था हमारे, कि हेल्प हुई और उसने क्या कर लिया, वर्क कर लिया। हेल्प नहीं हुई, लेकिन उसने फिर भी वर्क कर लिया, फंक्शन कर लिया, एक्टिविटी कंप्लीट कर ली। दूसरा हमारा क्या है, इसमें हेल्प भी, उसे हेल्प की जरूरत पड़ी। दूसरा उसे क्या है, उसमें हेल्प की जरूरत उसे पड़ी। यहां पर क्या है, उसे हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हेल्प से वो क्या कर लेगा, वर्क कर लेगा। क्लियर। तीसरा जोन हमारा ये हो गया, तीसरा जोन हमारा ये हो गया, जहां उसके हम हेल्प भी कर रहे हैं लेकिन वो वर्क भी नहीं, हेल्प भी कर रहे हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर पा रहा है। क्या है, हेल्प तो उसकी हो रही है, हेल्प तो हम उसकी कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क नहीं कर पा रहा है। यानी कि इवन हेल्प करने के बाद भी, एक हिंट देने के बाद भी वो क्या कर पा रहा है, वर्क नहीं कर पा रहा है। तो यही वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है, इसे क्या कहा है, इसी को हमने कहा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ में आया। यानी कि वो डिफिकल्टी लेवल
है ना, जिसमें बच्चा विदाउट हेल्प वर्क कर ले रहा है, और वो डिफिकल्टी लेवल जिसमें उसे हेल्प करने के हेल्प की जरूरत पड़ रही है, वो क्या कहलाता है, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ये वाला जो आ गया इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। ये जो आ गया इसे हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। ये वाला जो लेवल है, जिसके ऊपर डिफिकल्टी लेवल है, जिसके ऊपर बच्चा क्या कर पा रहा है, इसके ऊपर बच्चा इवन हेल्प के बाद भी, हिंट देने के बाद भी, गाइड करने के बाद भी वर्क नहीं कर पा रहा है, वो हमारा कहलाता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो आई होप कि आपको ZPD समझ में आ गया होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा, यानी कि वो जोन जहां बच्चे को हेल्प की जरूरत पड़ती है वर्क करने के लिए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्कैफोल्डिंग बचा। ये जो आप हेल्प कर रहे थे, ये जो आप हेल्प कर रहे थे, यही हमारा क्या है, स्कैफोल्डिंग है। अंडरस्टूड? ये जो आपने यहाँ पर हेल्प किया है ना, यही क्या था, गाइड। यही क्या था, वो टेम्पररी गाइड था, गाइडेंस था, वो टेम्पररी सपोर्ट था, वो टेम्पररी हेल्प थी, वो टेम्पररी हिंट था, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा स्कैफोल्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है ना, और स्कैफोल्डिंग क्या है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिंक, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहाँ हम कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे वहाँ, और आपके जो कंफ्यूजन है उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आ जाते हैं लैंग्वेज एंड वाइगोत्स्की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इन्होंने एक तो सोशल इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, अगला इन्होंने लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें लैंग्वेज को इन्होंने किस तरह किया, लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। पहली चीज़ क्या है कि लैंग्वेज किससे डेवलप होती है, सोशल इंटरेक्शन से ही डेवलप होती है। ठीक है, अगला क्या है, इनिशियली थॉट एंड लैंग्वेज आर सेपरेट सिस्टम्स। उन्होंने क्या माना था, पियाजे ने यह माना था कि लैंग्वेज और जो हमारा थॉट है वो सेपरेट सिस्टम है, वो अलग ही रहता है ना। बोल नहीं पाता है तब भी क्या है, वो बोल नहीं पाता है तब भी वो सोचता है। लेकिन इन्होंने क्या माना कि ये सिमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, सेपरेट होते हैं। स्टार्टिंग में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन दे मर्ज लेटर, है ना। बाद में वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। दिस इज अबाउट टू 3 years ऑफ एज। जब 3 साल का बच्चा होता है तो उस टाइम इन्होंने ये माना कि 3 साल का बच्चा जब होता है तो ये थॉट और जो लैंग्वेज है ये क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। आगे इन्होंने कहा इनर स्पीच इज टू ए लार्ज एक्सटेंट थिंकिंग इन प्योर मीनिंग। जितना बच्चा इनर स्पीच का मतलब वो जो अंतर, अपने अंदर ही अंदर बच्चा बात करता है, अपने अंदर ही अंदर आदमी बात करता है। यानी कि सिंपली ये समझ लीजिए कि जितना अंदर वो बात करेगा, जितने अपने अंदर ही अंदर बात करते हैं, वैसे भी माना जाता है ना, बूढ़े सोचते ज्यादा हैं, बूढ़े सोचते ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है उनका जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा हो गया। तो इनर स्पीच जो होगी, जितनी ज्यादा इनर स्पीच होगी, इतना ही क्या होगा, थिंकिंग ज्यादा होगी। या आप ये कह दीजिए जितने ज्यादा सोचने वाला आदमी होगा उसकी इनर स्पीच इतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अगला इन्होंने कहा लैंग्वेज इज द मेन टूल्स बाय विच इंफॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड टू चिल्ड्रन। नो डाउट क्या है, लैंग्वेज हमारा ऐसा टूल है, मेन टूल है। इन्होंने जो इसे मेन टूल माना है जिससे इंफॉर्मेशन क्या होती है, चिल्ड्रन को ट्रांसमिट होती है। वैसे भी होता है, हम बता देना बच्चे को कि बेटा ये बात करनी बुरी बात है ना, ये चीज़ करनी बुरी बात है, ये चीज़ खाना बुरी बात है, ठीक है, इस तरह बोलना बुरी बात है, ठीक है बेटा, ये काम अच्छे हैं। तो वो क्या करता है, फिर उन चीज़ों को सीखने लगता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। या किसी चीज़ के रिगार्डिंग हम बता दें कि बेटा ये बफेलो है, बेटा ये काऊ है, बेटा ये डॉग है, बेटा ये कैट है ना। तो क्या होता है वहाँ पर लैंग्वेज के थ्रू ही हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है ना। एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्रॉम एडल्ट टू चिल्ड्रन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ स्पीच या लैंग्वेज इसकी बात की। इन्होंने क्या कहा, 3 फॉर्म्स की बात की। पहला क्या है, सोशल स्पीच, है ना। ये जो होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के काम आती है। क्या होती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के
काम आती है। ये 2 ईयर से स्टार्ट हो जाती है ना। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन समझिए दूसरे लोगों से बात करने में जो स्पीच काम आती है ना, जो लैंग्वेज यूज होती है उसे इन्होंने कहा सोशल स्पीच। ठीक है, अगला क्या है प्राइवेट स्पीच। ये 3 ईयर से स्टार्ट होती है ना। ये क्या होती है डायरेक्टेड टू सेल्फ, डायरेक्टेड टू सेल्फ। इसका एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए जैसे बच्चा थोड़ा छोटा होता है ना, 3-4 साल का होता है या कभी कभी हम भी बोलते हुए जाते हैं, अच्छा ये रास्ता है ना, कहीं जाना हुआ रास्ता भूल गए तो हम कभी कभी खुद ही बोलते हैं, खुद से ही बोलते हैं यार ये वाला रास्ता तो इस तरफ जा रहा था, इससे तो मैं नहीं आया, मैं सीधा निकल गया। या बच्चों को आपने देखा होगा वो जब छोटे होते हैं खुद से ही बड़बड़ाते हैं, है ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगी तो ये करूंगी, ठीक है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो शक्तिमान बन जाऊंगा, है ना। वो क्या है खुद से ही बात करते हैं, खुद सेल्फ डायरेक्टेड होता है वो, है ना। ऐसे स्पीच को क्या कहते हैं हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच में हल्का सा डिफरेंस ये है कि जब प्राइवेट स्पीच में हम बात कर रहे होते हैं तो वर्ड्स निकल रहे होते हैं बाहर, यानी कि अगर कोई आसपास में है तो वो उन चीजों को सुन सकता है। लेकिन साइलेंट इनर स्पीच क्या है, ये विदाउट साउंड होती है, वही होती तो वही है प्राइवेट स्पीच। वहां भी आदमी खुद से बात कर रहा होता है, यहाँ भी आदमी खुद से ही बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ वर्ड्स बाहर नहीं निकल के आ रहे होते हैं, है ना। ख्याल जिसे कहते हैं, ख्याल ख्याल में बात करना है ना, ख्याल वो क्या है साइलेंट इनर स्पीच होती है। ये नॉर्मली 7 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। एक चीज और याद रखने वाली है, ये हमें ऐसा नहीं है कि अगर साइलेंट इनर स्पीच है तो हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मानी होगा, सोशल स्पीच नहीं होगी। ये क्या है एक बार डेवलप होने के बाद में चलती ही रहती हैं उम्र भर। आई होप 3 फॉर्म्स ऑफ स्पीच या 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात कर लेते हैं क्लासरूम एप्लीकेशन की। अगर इसके क्लासरूम एप्लीकेशन की बात करें तो सिंपली क्या है, इसका फोल्डिंग की हमने बात की है ना। इसमें सिंपली ये है कि बच्चों को एक्टिविटीज वगैरह कराइए। बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि ये भी क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म का पूरा फोकस ही इस पे है कि बच्चे को खुद से कराया जाए, है ना। बच्चा खुद से सीखे ना, बच्चों को एक्टिविटीज दी जाएं, बच्चों को जो है प्रोजेक्ट दिए जाएं, बच्चों को उस तरीके की चीजें कराई जाए, है ना। आप सिंपली क्या करें वहां पर गाइड करें। तो पहले इनका यही हो गया कि आप इसका फोल्डिंग आप हल्का सा टेम्पररी गाइड उसे करें, हल्की सी उसके एक्टिविटीज में हेल्प करें, ठीक है। पेयर लर्निंग, यानी कि पेयर लर्निंग का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये हो गया कि ग्रुप बना के उसमें छोड़ दिया गया, ग्रुप्स बना के बच्चों को छोड़ दिया जाता है, उससे बच्चे सीखते हैं। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि एक कंसेप्ट निकल के आ जाता है हमारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्रुप। टाइप्स ऑफ ग्रुप, इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं ग्रुप के। पहला हमारा हो सकता है हेट्रोजिनस और दूसरा हो सकता है हमारा होमोजिनस। दो तरह के हमारे ग्रुप हो सकते हैं, हेट्रोजिनस और होमोजिनस। हेट्रोजिनस में ये होगा मतलब कि दोनों तरह के बच्चे होंगे, अलग अलग बच्चे होंगे, है ना। उनका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग हो सकता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग हो सकता है, या कई बार आप कह सकते हैं कि कमज़ोर बच्चे और अच्छे बच्चे एक साथ हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हेट्रोजिनस। कभी कभी हमारा ऐसा होता है होमोजिनस ग्रुप होता है ना। वहाँ पे क्या है अच्छे अच्छे बच्चे सारे होते हैं ना, अच्छे जो इंटेलिजेंस लेवल उनका अच्छा होता है, यानी कि वो एक ही कैटेगरी के बच्चे माने जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चों को सिखाना है तो हेट्रोजिनस दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हेट्रोजिनस और होमोजिनस दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ग्रुप चाहे आपके पेयर लर्निंग में हो चाहे कोलैबोरेटिव लर्निंग में हो, दो तरीके से आप ग्रुपिंग बच्चों की कर सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका अगर हम इवोल्यूशन करें, क्रिटिकल इवोल्यूशन, तो सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि थ्योरी इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, रियल एंड एक्सप्लेनेटरी। इन कंपेरिजन अगर हम पियाजे के देखें, पियाजे के कंपेरिजन में अगर देखें तो रियल भी है ना, यानी कि आप उसे देख के पता लगा पा रहे हैं ना। वहां क्या था, वहां एज को मान लिया था कि इतना बड़ा बच्चा होगा, जो रियलिटी से थोड़ा सा हटके था। यहाँ पर क्या है, रियल है, यहाँ पर क्या है, रियल है। बच्चा सोल्व नहीं कर पा रहा है, आपने उसका क्या है हल्की सी हेल्प कर दी, बच्चा सोल्व कर ले गया। बच्चा बिना हेल्प के इजीली सोल्व कर पा रहा है ना। तो आप समझ रहे हैं कि बच्चा कहाँ है, बच्चा हमारा ZPD में है या बच्चा हमारा
उस लेवल को पहुंच गया है कि वहाँ से आगे लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट पे पहुंच गया है, वहाँ से आगे हम उसे नहीं सिखा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हमारी उस लेवल तक पहुंच गई है जिसे हम क्या कहा, जिसे हमने कहा लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि इससे ऊपर अब हम बच्चे को अभी नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका फोल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे हम हेल्प कर रहे हैं, ये भी पता चल रहा है बच्चा इस जोन में है, ये भी पता चल रहा है कि बच्चा इस जोन से अब जा चुका है ना। जैसे ही वो बिना हेल्प के, जैसे यहाँ पर था ना हमारा पीछे हमने डिस्कस किया था, कहाँ गया, यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर हेल्प से कर रहा था, है ना, फिर क्या होगा, यहाँ पर वो बिना हेल्प के प्रॉब्लम को करने लगेगा, तो फिर वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, है ना, फिर यहाँ पर उसे हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो हम पता लगा सकते हैं, ये रियलिटी में फील हो सकता है, आप इसे रियलिटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ज्यादा रियल है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है, एक्सप्लेनेटरी भी है। ठीक है, अगला इसका क्या है, assumption that this theory is relevant। अच्छा देखिए, ये तो हो गया था इसका अगर आप कहें पॉजिटिव पॉइंट, ये क्या हो गया था, इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया था। आगे हमने इसके दो नेगेटिव पॉइंट लिए हैं, एक ये assumption that this theory is relevant to all cultures, all culture, यहाँ पे यू है, all culture, ये मान लिया कि हमारी जो थ्योरी है वो क्या है, हर एक कल्चर में, हर एक सोसाइटी से रिलेवेंट है ना। ये चीज इनकी क्रिटिसाइज हुई, है ना। अगला क्या है, प्रैक्टिस में भी मोर हेल्पफुल। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं, वो हम क्या होता है सोसाइटी के मुकाबले में या कल्चर के मुकाबले में प्रैक्टिस से ज्यादा सीख पाते हैं, प्रैक्टिस से इजीली सीख लेते हैं, या प्रैक्टिस वहां पर ज्यादा हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बाइक का इंस्टेंट करना सिखाऊं, बाइक का इंस्टेंट का एग्जाम्पल दूं, तो क्या होगा वहां पर, भाई बाइक चलाने सिखाते हैं, पीछे एक बैठ के, है ना, क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। तो वहां पर क्या है, अभी तो आप ZPD में है, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट की पोजीशन में है, वो आज आपको हेल्प कर रहा है ना, इसका फोल्डिंग का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपसे बाइक चलानी आ गई, अब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसे तेज चलाने की, उसमें स्टंट करने की करेंगे। तो यहां पर क्या है कि वो स्टंट करने वाली जो स्किल है वो प्रैक्टिस से ज्यादा आ रही है ना। उसके लिए आपको किसी स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी, उसके लिए आपको क्या क्या है, कोई सोसाइटी से नहीं सीखा, सोसाइटी तो और आपको ये बताएगी कि भाई मत करो इंस्टेंट, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। तो कुछ स्किल्स ऐसी हैं जहां पर क्या है, प्रैक्टिस ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, एक जो इनका आप एक वीक पॉइंट कह सकते हैं, या वीक पॉइंट तो नहीं कह सकते, इनका अनलकी पॉइंट कह देते हैं कि ये जो 38 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से इनकी बहुत सारी थ्योरी क्या रह गई, कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है जैसे इनकम्प्लीट हो, कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे इनकम्प्लीट हो। ऐसा फील होता है जब हम इनकी थ्योरी को गहराई में जाके पढ़ते हैं कि अगर ये थोड़ा सा और जीते तो शायद थ्योरी को और ज्यादा एक्सप्लोर करते और ज्यादा आगे बढ़ाते। तो गाइज, ये थी हमारी वाइगोत्स्की की थ्योरी, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, कभी कभी इसका इम्प्लीकेशन पूछ लेता है, सीटेट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे अच्छे से पढ़िए, और आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को आगे शेयर करिए, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं, नॉलेज बांटने से नॉलेज मिलती है। तो खुशियाँ बांटिए, नॉलेज बांटिए, और अपनी नॉलेज और खुशियों को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।